मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नीरू धामा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी पर। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज के लगभग 20 एमसीक्यू करने वाले हैं और इन 20 एमसीक्यूज में हम सीबीएसई में आने वाले क्वेश्चंस के लेवल की प्रैक्टिस करेंगे। ये एकदम आपको आपका मॉक है और आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ साथ जैसे जैसे आप लोग हमें अपने सजेशंस देंगे उस बेसिस पर हम अपने लैंग्वेज और तरह की वेरिएशंस भी अपने वीडियो में लाते रहेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आप सब लोग भी अपने कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोगों के कितने स्कोर रहे। ये हिंदी में है। अभी आज हम इंग्लिश से ही शुरू करेंगे। अगर आपकी डिमांड होगी आप लोग पॉज करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं हिंदी में, तो हम लोग हिंदी में भी डिस्कस कर लेंगे। शुरुआत करते हैं इंग्लिश से। पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है द रिस्क रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू मीट द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट पेमेंट एंड अदर रीपेमेंट ऑब्लिगेशन इज नोन एज। मतलब ऐसा कोई रिस्क जिस जो कि आप अपने जितने भी आपके फिक्स्ड फाइनेंशियल रिस्क हैं या फाइनेंशियल चार्जेस हैं आप उनको देने में असक्षम हैं, ऐसे रिस्क को हम क्या बोलते हैं। सो विद द काउंट ऑफ 3 आप हमें बताएंगे। आप लोग अपनी कॉपी में इसका मार्क करेंगे और फिर हम आंसर पे आते हैं। इट इज फाइनेंशियल रिस्क। तो ये कौन सा रिस्क होता है जब आप अपने फाइनेंशियल चार्जेस को देने में असक्षम हो जाए, तो इस रिस्क को हम बोलते हैं आपका फाइनेंशियल रिस्क। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वो कहता है कि बिमल राय इज वर्किंग इन दी फनी बनी लिमिटेड और कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है, गेम्स एंड टॉयज फॉर द चिल्ड्रन। द बेसिक टास्क ऑफ बिमल राय इज टू इंटीग्रेट, यहां से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे कि बिमल राय इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो वो क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है। सबसे पहला देखो, आप इसको साथ में लिख सकते हैं, क्या कर रहा है सबसे पहले, वो इंटीग्रेट कर रहा है सबसे पहले तो। और क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बना रहा है। कोऑर्डिनेशन बना रहा है किसमें, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि लेट सपोज अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं तो डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर वो कोऑर्डिनेशन बना रहा है तो वो कहीं ऊपर होगा। बहुत क्लियर समझ में आ रहा है। ही ऑल्सो एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट, और वो ऊपर की काम भी कर रहा है कि जितना भी बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी देख रहा है। इम्प्लीकेशंस क्या क्या करनी है टू सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। मतलब ये कहीं एक टॉप मैनेजर में कोई सीईओ वगैरह है जो आपके बिजनेस की पोजीशन को भी देख रहा है, उसके सर्वाइवल को भी देख रहा है और ये भी चेक कर रहा है कि कैसे आप डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बना सकेंगे। तो ऐसे मैनेजर को क्वेश्चन क्या है, द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच बिमल राय इज वर्किंग। अब आपको बहुत ही क्लियर है, अगर ये सीईओ लेवल का व्यक्ति है तो ये कौन से लेवल पे होगा, ये होगा आपके टॉप लेवल पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। कहता है सलीम एंड करीम आर द गुड फ्रेंड्स, ओके, एंड दे स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग। क्या बेच रहा है वो, हाई क्वालिटी सीड्स फॉर ग्रोइंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल। देखो यहां से आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि क्या कर रहा है वो, और उससे आपको इसके क्वेश्चन में आसानी होगी आंसर देने में। देर आर ऑफरिंग्स 200 वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल सीड्स। तो वो क्या कर रहे हैं, पहली बात तो एक तो देखो यहां से समझना है की पॉइंट क्या है, एक तो वो ऑर्गेनिक सीड दे रहा है, वेजिटेबल्स उगा रहा है। उसके बाद 200 वेराइटीज उन्होंने दे दी हैं, ठीक है। और क्या क्या बता रहा है जो कि कहाँ कहाँ के लिए सुटेबल है, टेरेस गार्डन के लिए ओके, बालकनीज के लिए ओके, बैकयार्ड्स के लिए भी। एंड ड्यू टू द ग्रोइंग ट्रेड टुवर्ड्स द हेल्दी कंजम्पशन हैबिट, बस यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। कौन सी हैबिट्स के ऊपर उनका फोकस है, वो है आपकी हेल्दी कंजम्पशन हैबिट्स। तो हेल्दी कंजम्पशन हैबिट्स की जब ये बात हो रही है, देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर देयर सीड। अब क्योंकि उनको हेल्दी कंजम्पशन के ऊपर उनका फोकस है, उनका की फोकस क्या हो गया, हेल्दी कंजम्पशन। तो अब उनका द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव इज, अभी कौन सी डायमेंशन की बात हो रही है बिजनेस इन्वायरमेंट में, आप लोग बताएंगे अपनी कॉपी में, देन हम आंसर करेंगे। एंड द आंसर इज, आई होप आप सबने भी लगा दिया होगा, इसका आंसर क्या है, सोशल इन्वायरमेंट, क्योंकि हेल्दी कंजम्पशन की बात कर रहा है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये आपका सोशल इन्वायरमेंट ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स हु आर ऑफ हिंदी मीडियम उनको भी आई थिंक समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम हिंदी में ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। बाकी आप चाहें तो आप एक बार रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 और 6। अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं।
क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, ये कह रहा है कि श्रीधन ओके wanted to purchase an electric car, okay no problem, he visited a retail showroom, ठीक है, of a car company where these cars were displayed, ठीक है, वो के एक यहाँ पे श्रीधन है जो कि क्या चाहिए, उसको एक कार चाहिए, ठीक है जी। अब उस कार के लिए वो कहाँ पे गया है, वो इलेक्ट्रिक कार उसको चाहिए और उसके लिए वो एक शोरूम में गया है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, द मार्केटिंग मैनेजर of this showroom told Sridhan that the company offers what? The credit facilities, okay, maintenance services, and many other services that help in bringing repeat sales and developing brand loyalty for their cars. तो वो कितनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, वो एक तो क्रेडिट दे रहा है, उसके अलावा मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, ओके, उसके अलावा वो सपोर्ट सर्विसेज भी दे रहा है ताकि वो रिपीट सेल कर सके। रिपीट सेल का मतलब क्या हुआ कि जो कस्टमर है वो बार बार आ रहा है, और इसके साथ साथ वो लॉयल्टी पर भी काम कर रहे हैं, ओके, कस्टमर लॉयल्टी पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। द मार्केटिंग फंक्शन बीइंग डिस्प्लेड बाय द मार्केटिंग मैनेजर इन द अबव केस इज, अभी कौन सा मार्केटिंग फंक्शन है, बहुत इजीली आप समझ पाएंगे, जहां मैं कस्टमर के लिए क्रेडिट फैसिलिटी दे रही हूँ, रिपीट सेल्स की बात कर रही हूँ, लॉयल्टी की बात कर रही हूँ, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी विच इज द कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। मार्केटिंग प्लानिंग में तो ये आएगा ही नहीं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का ये हिस्सा नहीं है, ब्रांडिंग भी बहुत हद तक आपको लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी की बात हो रही है और सेल्स की बात हो रही है, बट ये बेसिकली क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे और फंक्शंस बोले हैं जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटी हो गया, मेंटेनेंस सर्विसेज हो गया, ये सारा का सारा आपके कस्टमर सपोर्ट सर्विस से रिलेट करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CSS। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि लेट सपोज इसको और अच्छे से स्क्रीन पर लेके आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज मैकेनिज्म अ फीचर ऑफ मार्केटिंग। कि एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, वो एक फीचर है मार्केटिंग का, लेकिन वो क्या है वो अब आपको समझना है। मैं आपके सामने ऑप्शंस रीड करूंगी एंड देन यू हैव टू टेल मी द राइट आंसर। पहला उसने बोला फॉर एन एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर ए कहता है फॉर एन एक्सचेंज इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 3 पार्टीज। बट एक्सचेंज में कहीं आपने पढ़ा है क्या कोई 3 पार्टी, बट कितनी पार्टीज होती हैं आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितनी पार्टीज एक्सचेंज में जरूरी है। दूसरा बोलता है द पार्टीज डू नॉट हैव द फ्रीडम टू रिजेक्ट अदर पार्टीज ऑफर। ऐसा तो कभी भी नहीं होता, अगर आपने ऑफर दिया है तो आइदर वी वुड एक्सेप्ट द ऑफर और वी वुड रिजेक्ट द ऑफर। ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है कि आपको अलाउड नहीं होगा, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अगला क्या बोला है उसने, द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर फॉर ईच पार्टी हैज टू टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ कंपल्जन। क्या आपको एक्सेप्टेंस, आपको कंपल्जन है आपके ऊपर एक्सेप्टेंस देने की, जवाब है नहीं, ये भी आपका ठीक नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं, फॉर एन एक्सचेंज इट इज नेसेसरी दैट ईच पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू द अदर। आप सिर्फ पढ़ के इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना क्लियरली यहाँ पे आपको ऑप्शन राइट दिख जाएगा। कैसे, एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या बताता है, इट इज नेसेसरी दैट ईच पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू द अदर, और ये बिल्कुल एकदम आपके एक्सचेंज मैकेनिज्म का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हुई है वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल, एक सेकेंड, one of the responsibility of an aware consumer is to buy only standardized goods, okay, as they provide quality assurance, ठीक है। तो हमें पता है कि किसी को भी, कोई भी अगर कंज्यूमर है उसको कैसा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, हमेशा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, और दे प्रोवाइड दी, और क्या देते हैं वो आपको, क्वालिटी एश्योरेंस दें, ठीक है जी। अब आइडेंटिफाइड द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स टू बी सीन बाय कंज्यूमर इन द पिक्चर गिवन बिलो। अगर आपको इस तरह का कोई प्रोडक्ट हो तो आपको कौन सा मार्क या कौन सा क्वालिटी स्टैंडर्ड आप चेक करेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एक है आपके पास ISI मार्क है, एक हॉल मार्क है, एक एग मार्क है और एक FSSI मार्क है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ओके, तो देखिए, जब भी, अब इसको मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। पहली बात तो इसका आंसर होगा ए, लेकिन किस तरह से, देखिए बच्चा, कभी भी अगर कोई, आप इसको लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे अपने, अगर कभी भी कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या कोई कंज्यूमर गुड होता है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या कोई कंज्यूमर गुड होगा, तो उसमें आप क्या देखते हैं, हमेशा ISI मार्क ही चेक करेंगे। अब ये कैसा गुड है, कंज्यूमर गुड है, तो ये किधर चला जाएगा आपके ISI मार्क में। एक दो ऑप्शंस और देख लेते हैं। दूसरा इसका था एग मार्क। तो एग मार्क आपका कहाँ लगता है, एग मार्क जो है
ये आपका हमेशा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर लगता है। कहाँ लगता है ये आपका? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लगेगा। उसके साथ साथ एक है हॉलमार्क। हॉलमार्क कहाँ लगता है? बच्चे हॉलमार्क जो है ये चेक करने के लिए लगता है आपकी प्योरिटी या क्वालिटी ऑफ विथ व्हाट? ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। एक तो आपका आईएसआई मार्क या अक्सर क्वेश्चंस में आ जाता है, एक आपका एग मार्क और एक आपका हॉल मार्क। एफएसएसआई अगेन ये आपके जितने भी कंज्यूमेबल गुड्स है, जिनमें आप खाने की जो चीजें हैं उसमें आपका ये एफएसआई मार्क लगता है। अब आपके विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चंस है, तो हम इनको सबको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? कहते हैं कि मधु, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम शुरू करते हैं, 7th हम इसको कंसीडर कर लेंगे। मधु वांट्स टू बाय अ ज्वेलरी फॉर हर डॉटर्स मैरिज। ठीक है, मधु है और उसकी एक डॉटर है जिसकी उनको शादी करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क शुड बी लुक while buying the ज्वेलरी? अभी आपको इसका आंसर दिया था। अगर कभी भी आपको ज्वेलरी देखनी है तो कौन सा मार्क देखेंगे आप? मैंने आपको बताया था प्योरिटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर चेक करने के लिए आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं हॉलमार्क। तो आंसर होगा इसका सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वी हैव, यू कैन पॉज द वीडियो और आप हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं इसको। हम डिस्कस इसको भी फिलहाल अंग्रेजी में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें बात की है आपके सेबी के फंक्शंस के बारे में, लेकिन ध्यान से पढ़िए बच्चे, आप हमेशा ये पढ़ना भूल जाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, आप अगर पहला क्वेश्चन पढ़ोगे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की सेबी का कौन सा प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है? अब लेकिन क्योंकि हम नॉट पढ़ना भूल जाते तो हम सीखेंगे सबसे पहला क्या बोल रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बिल्कुल, ये तो करता है वो, तो आप इसको ठीक कर देंगे। तो ध्यान रखना है कि नॉट पूछा गया है। दूसरा कह रहा है कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस। बिल्कुल ठीक बात है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? कि जब मैनेजर्स आपस में मिलके कंपनी के अंदर ही तय कर लेते हैं कि क्या रेट उसका रहेगा किसी भी शेयर का, या कैसे हम उसको सेल परचेज करेंगे, तो ये भी आपकी इलीगल प्रैक्टिसेस को कंसीडर करा जाता है सेबी की नजरों में। नेक्स्ट उसने बोला है प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी एक्सचेंज। बिल्कुल, ये भी वो काम करता है कि वो फेयर प्रैक्टिसेस को ही प्रमोट करता है। नेक्स्ट आपका लास्ट है अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोचेस। क्या ये काम आपके सेबी का है कि वो कैपिटल मार्केट को डेवलप करे? आंसर है नो, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेबी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैपिटल मार्केट डेवलप करना किसका फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड आई विल चेक द कमेंट सेक्शन कि आप में से किसने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, देर आर टू स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बट अगर आपने ध्यान से इनको कर लिया तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्या बोला है? असर्शन इसका बोलता है लार्जर द लीड टाइम, लार्जर इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड एंड लार्जर शेल बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। बिल्कुल ठीक बात कहा। क्या बोला है? कि जितना ज्यादा लीड टाइम होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड होगी मटेरियल की स्टोर करने के लिए, और उतनी ही आपकी फिर वर्किंग कैपिटल लग जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। और इसका रीजन क्या दिया है? कि अगर रॉ मटेरियल, इफ द रॉ मटेरियल डू नॉट हैव रिकॉर्ड ऑफ अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी, अगर उनके पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा कि कौन कौन से अनइंटरप्शन हुई हैं, हाइयर स्टॉक लेवल में भी रिक्वायर्ड। बिल्कुल ठीक बात है। जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास होगी थोड़ी सी मिस मैनेजमेंट, आपके पास होगी मिस मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो अब इसमें दोनों ही ऑप्शन आपको ठीक लग रहे हैं, तो कौन सा होगा? पहला है assertion is false and reason is true. No, this is not a right answer. Both assertion and reasons are false. बिल्कुल नहीं। assertion is true and reason is false. No. And fourth is assertion and reasons are true and reason is the correct explanation of assertion. बिल्कुल right answer आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। So your ninth question states,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पर्सनल सेलिंग। अच्छा ठीक है, हाँ सबको पता होगा कि जो हमारी एडवर्टीजमेंट है, मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हम बहुत सारे फीचर्स हैं उसके, बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं, जिसमें से एक आपका पर्सनल सेलिंग भी है। इसके अलावा सेल्स प्रमोशन है और भी बहुत सी और आपकी एक्टिविटीज आप करते हैं व्हाइल यू डू द एडवर्टीजमेंट। अब इसने क्या बोला है कि आपको पर्सनल सेलिंग के बारे में बताना है। पहला बोला है इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। क्या पर्सनल सेलिंग में इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है? कंप्लीटली रॉन्ग। उसमें ही तो पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है पर्सनल सेलिंग डज नॉट अलाउ अ सेल्स पर्सन टू डेवलप अ पर्सनल रिलेशनशिप विद प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। नहीं, वो तो बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड की जाती हैं, पर्सनल रिलेशनशिप तो बनाई ही जाती हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। थर्ड क्या कहता है? थर्ड बोल रहा है पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ सेल। अब यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, पहला क्या बोला कि एक तो आपने ओरल प्रेजेंटेशन दे दी, बिल्कुल ठीक बात, आप मुंह से बता रहे हैं उसको, किसके बारे में? अपने प्रोडक्ट के बारे में। आपने एक कॉन्वर्सेशन उनके साथ बिल्डअप कर दी, और किसके साथ कर रहे हैं आप ये? या तो किसी एक कस्टमर के साथ या ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के साथ आप ये सब चीजें डील कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया आपका? यही सब है आपका पर्सनल सेलिंग। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पर्सनल सेलिंग रेफर्स टू दी शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स विच आर डिजाइंड टू इनकरेज इमीडिएट परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ आपको फॉर्म्स होते हैं एडवर्टीजमेंट के, बट जहां पे इमीडिएट और शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स की बात आ जाए तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है सेल्स प्रमोशन। ठीक है जी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बात करता है? आपका क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी वाले स्टूडेंट्स प्लीज आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर हम डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं अपने इंग्लिश वर्जन में। सबसे पहला आपको फिर से असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आया है। क्या बोलता है? असर्शन देयर आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। पहला क्या बोला? कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। क्या कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन बताता है क्या, कि आप जो भी काम करें फिर वो सब मिलके करते हैं? बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है कोऑर्डिनेशन। दूसरा रीजन बताया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर दैट ऑल एक्शंस एम्ड एट अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक, इस दोनों में कोई दो राहे नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विच स्टेट both assertion and reasons are correct and reason is the correct explanation of the assertion। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इफ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी अराइजेस आउट ऑफ, मतलब आपको पता है दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हम सब उसको बहुत आसानी से, मतलब बहुत आराम से हमने इनको पढ़ा है। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक होती है आपकी फॉर्मल, दूसरी है आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल में आपको रूल बुक होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, आप उनको फॉलो करेंगे। वेयर एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ है और आपके इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला है इन्होंने। कहा इन नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी अराइजेस आउट ऑफ, क्या किससे आपकी अथॉरिटी मिलती है? आपको पोजीशन से मिलती है क्या मैनेजमेंट में? बिल्कुल नहीं, ये तो फॉर्मल का पार्ट हो गया। कंपनी के रूल एंड पॉलिसी? बिल्कुल नहीं, ये भी फॉर्मल का पार्ट हो गया। स्केलर चेन, आपको पता होगा ये आपकी स्केलर चेन होती है, जिसमें आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में अगर आपको जाना है, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास आपको जाना है, तो आपको एक सॉर्ट ऑफ चेन या एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मल लेडर आपको फॉलो करनी पड़ती है, तभी आप अपने ए से डी तक जा सकते हैं। पहले आपको बी के पास जाना पड़ेगा, फिर सी के, और फिर
डी के पास। तो ये भी आपका फॉर्मल का तो पार्ट नहीं है, इनफॉर्मल का तो पार्ट नहीं है, सॉरी। एंड लास्ट आपके पास आता है पर्सनल क्वालिटीज, बिल्कुल यही आपका इनफॉर्मल का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्सनल क्वालिटीज के बेसिस पर ही तो आपको कुछ अथॉरिटी मिलेगी, और ये अथॉरिटी कौन डिसाइड करता है? ये आपका करता है इनफॉर्मल ग्रुप्स। Okay, moving to the next question, which is the question number 12. What it states: HG Air Conditioner Private Limited is lagging behind its schedule production. Okay, टारगेट बाय अ मंथ। अच्छा, मतलब कि एक उनका कोई शेड्यूल था जिसको वो लैग कर गए, जिसको वो अचीव नहीं कर पाए। ठीक है। डिस्पाइट अ हाई डिमांड, कंपनी स्ट्रगलिंग टू मीट दिस प्रोडक्शन टारगेट। मतलब डिमांड तो हाई है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। ठीक है। इवन आफ्टर टेकिंग मेजर्स लाइक अ ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, assigning additional workers and equipment to the project, the target could not be met. उन्होंने क्या क्या कर दिया? अब देखो उन्होंने क्या किया है। सबसे पहले तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई है। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एडिशनल वर्कर्स को भी रख लिया है, एडिशनल वर्कर्स को भी अपॉइंट किया, और इसके साथ साथ उन्होंने इक्विपमेंट्स भी लगा दिए हैं। लेकिन तभी भी अभी भी वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं। सो द प्रोडक्शन मैनेजर नाउ डिसाइड टू रिवाइज दी स्टैंडर्ड। अब क्या कर रहा है? उसने जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए थे, अब उनको क्या कर रहा है? वो फिर से वो उनको रिवाइज कर रहा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, अब पढ़ेंगे क्या ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस अंडर विच द प्रोडक्शन मैनेजर डिसाइडेड टू रिवाइज दी स्टैंडर्ड। तो आप मुझे बताएंगे इसमें आपको क्या लग रहा है? पहला, क्या ये सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हो रहा है? मेजरमेंट हो रही है क्या? एनालिसिस हो रहा है डेविएशन का, या टेकिंग करेक्टिव मेजर्स? तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स तो ऑलरेडी बन चुके थे, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर हो गई है बाय द एंड ऑफ द मंथ, और डेविएशंस भी देख ली हैं। लेकिन अब उसको क्या करना है? रिवाइज करनी है अपने स्टैंडर्ड्स। तो जब रिवीजन की बात आएगी, तो रिवीजन के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। तो आंसर वुड बी ऑप्शन डी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फिर से वही आप लोग वीडियो पॉज कर लेंगे हिंदी मीडियम वाले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13: Motivation is a complex process as individuals are heterogeneous in their expectations, perceptions and reaction। क्या कहा? कि जो मोटिवेशन है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और उसके पीछे कारण क्या है? कि हर व्यक्ति एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन और डिफरेंट परसेप्शन के साथ आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। स्टेटमेंट वन तो बहुत करेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहा है? मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल ठीक, ये भी बिल्कुल ठीक है। जब आपकी फ्रेंड आपसे बोले कि आप अपना होमवर्क कर लो एंड देन विल गो फॉर कॉफी, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव मोटिवेशन। दूसरा, उसी तरफ अगर वो बोले या तो आप अपना होमवर्क कर लो, या फिर मैं अपना फ्रेंड ही चेंज कर दूंगी, आइदर यू वुड कंप्लीट योर होमवर्क और आई वुड चेंज माय फ्रेंड। अब ये कौन सी मोटिवेशन हो गई? अब ये हो गई आपको नेगेटिव मोटिवेशन की नहीं, मेरी फ्रेंड मुझसे दूर नहीं जानी चाहिए, आई विल डू माय होमवर्क। तो ये आपका हो गया नेगेटिव मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल ठीक बात है, करेक्ट है। तो अब आप मुझे बताएंगे इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट द ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 states Alpha Graphic Limited was a reputed Indian company। ठीक है, कौन है वो? एक reputed Indian company है, which had been in business for many years। okay, उसके बाद क्या कह रहा है? The chief executive officer of the company, क्या नाम है उसका? रोहित गुप्ता, always believed in understanding the business environment। वो किसमें बिलीव करता है? कि वो बिजनेस इन्वायरमेंट को समझे और फिर उसको क्या करे? रिस्पॉन्ड करे और फिर उसको अडॉप्ट करे। बिल्कुल ठीक है, बहुत सही बात है। तो अब देखिए उसने किस तरह से करा। उसने कहा when he found that a foreign multinational company Lenographic is entering the Indian market with the new substitutes, he prepared to meet this threat by
रिड्यूसिंग कॉस्ट। उसने देखो यहीं से बता दिया। वो क्या कह रहा है कि एक अल्फा लिमिटेड अपनी एक कंपनी है, वो कंपनी आपकी इंडियन कंपनी है, ठीक है। उसके अलावा एक लेनोग्राफिक करके एक कंपनी आ रही है जिसका नाम है लेनोग्राफिक। ओके, कंपनी का नाम क्या है, यहाँ लिखेंगे, कंपनी का आपका नाम है लेनोग्राफिक कंपनी। ये रही आपकी लेनोग्राफिक कंपनी। उसके बाद इसका कॉस्ट जो है उसने उसने सब तुरंत उसने पहचान लिया कि जो है ये आपकी कंपनी का कॉस्ट जो है रिड्यूस करके उसको थ्रेड को उसने समझ लिया है। क्रिएटिंग गुड क्वालिटी एंड एस्थेटिकल अपीलिंग लेआउट, ओके, उसने वो भी बना दिया। एडवर्टाइजमेंट लोगोस एट्रेक्टा एज अ रिजल्ट अल्फा ग्राफिक्स लिमिटेड was not only able to retain its own customers but also started getting new projects। कि ना सिर्फ उसने उसको अब अपने ऑन कस्टमर्स को अटेन करना शुरू किया है, बल्कि उन्होंने नए कस्टमर्स को भी एंगेज करना शुरू कर दिया। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस दे वर एबल टू अटेन द मार्केट। तो क्या समझ में आया, एक आपकी लेगोस लेनो कंपनी थी, एक आपकी अल्फा कंपनी है, और दोनों में जैसे ही उस फॉरेन कंपनी ने एंटर करना शुरू किया, इसने भांप लिया कि भाई अब एक थ्रेट हमारे पास आ रहा है, वो डिफरेंट सब्सटीट्यूट्स के साथ अवेलेबल है। तो अब उसने फटाफट से अपनी कॉस्ट को कम करा, गुड क्वालिटी बना दी, और साथ साथ एस्थेटिकली अपीलिंग लेआउट्स भी बना के रख दिए। अब आप मुझे बताएंगे ये कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बिजनेस इन्वायरमेंट का आपके अल्फा ग्राफिक के रोहित ने अचीव किया या अटेन किया। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, या आइडेंटिफाइंग थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, या इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, या आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वो ऑलरेडी एक रेप्यूटेड कंपनी है। देखो किस तरह से आपको समझना है इसको, कि वो ऑलरेडी एक आई कुड रादर से कि वो नामी कंपनी थी, एक फेम नेम के साथ है वो, तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है कि सिंपल अपना काम बढ़िया करने के लिए इंप्रूव कर रही है परफॉर्मेंस। यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करने के लिए हमने कोई नई मार्केट तो नहीं खोजी है, लेकिन हमने क्या किया है, जैसे कोई फॉरेन कंपनी आ रही थी तो उसके थ्रेड्स को आइडेंटिफाई कर लिया और वार्निंग सिग्नल्स को पहले से ही पहचान लिया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 15, वो कहता है ऑर्गेनाइजिंग, ये आपका एक और फंक्शन है, आपको पता है मैनेजमेंट का, प्रोवाइड्स a clear descriptions of jobs and related duties that helps to avoid the confusions and applications, okay। The point of all importance and organizing described above is, क्या डिस्क्राइब कर रहा है आप मुझे बताएंगे, या अडॉप्शन टू चेंज है, ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, ये डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल है, या एक्सपेंशन एंड ग्रोथ है। आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी, क्या, कि जब ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन उसको बता रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या क्या काम कर रहा है, उसने सबसे पहले क्या बताया कि एक तो उसने क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया है, किसका, जॉब्स का और रिलेटेड ड्यूटीज का। दूसरा, किस लिए किया ये सारा काम, ताकि कंफ्यूजन्स को दूर कर सके, ठीक है। और जहां आपको इतना क्लियर सब कुछ दिख रहा है, जहां इतनी बेहतर तरह से मैनेजमेंट हो रखी है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इट इज द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज द सिंबल ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आई बिलीव यू गॉट द राइट आंसर। मूविंग अहेड, लास्ट 4 क्वेश्चंस। आई होप आप सबके भी वही आंसर टिक हो रहे होंगे जो हम साथ साथ कर रहे हैं। मूविंग अहेड, सबसे पहला क्या बोला है, रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स, ओके। टेक ओवर बिड्स होती हैं कंपनीज की, ठीक है, इज वन ऑफ द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो क्या लगता है आपको, क्या आपकी सेबी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो टेक ओवर जब बिड्स हो रहे होते तो उसको रेगुलेट करती है? आंसर है यस, करती है। दूसरा क्या बोला,
training of intermediaries of security market is one of the development function of security and board of exchange of india। बिल्कुल ठीक बात, आपको पता है एक उसका रेगुलेटरी फंक्शन होता है, एक उसका डेवलपमेंट फंक्शन है। तो क्या डेवलपमेंट फंक्शन में वो ट्रेनिंग देती है? आंसर है यस। क्या रेगुलेटरी फंक्शन में वो रेगुलेशन करती है टेक ओवर एंड बिड्स को? आंसर है यस। तो उसका मतलब क्या हो गया? दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी। तो वो यहाँ है, ये सी आंसर इसका है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है हाई इन्फ्लेशन रेट्स generally result in constraints on business enterprises as they increase the various cost of business such as the purchase of raw material, payment of wages, salaries of employees, etc. And the dimension of business environment referred to above is political environment, social environment, technological environment और economic environment। तो आप मुझे बताइए कौन सा होगा? नाम ही क्लियर कर रहा है बच्चे, हाई इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन किसका पार्ट है? आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो ये कौन सा होगा इसका? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आगे बढ़ते हैं, इतने इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप सब भी मेरे साथ इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको बोला है मैच द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन कॉलम 1 एंड देयर रेस्पेक्टिव एक्सप्लेनेशन इन कॉलम 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग में, एक आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है, एक आपका सेलिंग कंसेप्ट है, एक मार्केटिंग कंसेप्ट, एक सोसाइटल कंसेप्ट है। तो इसको पढ़ते हैं। इट्स मेन फोकस इज ऑन the quality performance, its main focus is in satisfaction, its main focus is on aggressive pursuing। आई होप आपने पॉज करके वीडियो को देख लिया होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला इसने बोला है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या देखते हैं? हमको पता ही है आपका मायोपिया की प्रॉब्लम होती है इसमें। मायोपिया क्या बोलता है कि मेरा ही प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। तो कहाँ दिख रहा है? मेन फोकस इज ऑन क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट कंसेप्ट हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने बोला सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि किसी भी तरह से बाय हुक और क्रुक आपको बस अपना सामान बेचना है। तो आप इसको देख पा रहे होंगे। थर्ड में अगर आप देखेंगे तो क्या बोल रहा है? मेन फोकस इज ऑन एग्रेसिव परसुइडिंग बायर्स टू परचेज द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। थर्ड की तरफ आते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या बात करती है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द की। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द की। कहाँ दिख रहा है वो आपको? सीधा सीधा सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। व्हाट मेन फोकस इज ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स नीड। सोसाइटल क्या बात करता है कि कस्टमर नीड तो हो, मार्केटिंग तो हो, प्लस सोसाइटल भी हो। तो यहाँ फोर्थ में देखेंगे इट्स मेन फोकस इज ऑन सैटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर नीड्स एंड सोसाइटल वेलबींग। तो आपको कहाँ दिखेगा? ए का 1, ओके, बी का 3, बी का 3 तो यहाँ है, बट ए का 1 सिर्फ यहाँ है और बी का 3 भी है। सी का 2 आपको यहाँ दिख जाएगा और डी का 4। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और दिस सीरीज। क्वेश्चन है साधना अ ग्रेजुएट ऑफ अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इज अ सक्सेसफुल मैनेजर। ओके, साधना को कैसे हम बोल रहे हैं? शी इज अ सक्सेसफुल मैनेजर, ठीक है। शी अप्लाइज हर एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर इन डिफिकल्ट सिचुएशंस एट वर्क। कि क्या कर रही है वो? अपनी कौन कौन सी नॉलेज लगा रही है? अपनी पर्सनलाइज्ड नॉलेज भी लगा रही है, ओके, अपनी स्किलफुल नॉलेज भी लगा रही है इन दी डिफिकल्ट सिचुएशंस। शी यूज हर इमेजिनेशंस एंड क्रिएटिविटी इन हैंडलिंग दीज सिचुएशंस। और यहीं से आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं आपके आंसर्स के। अब पढ़िए। द एस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, एज अ प्रोफेशन, ऑन बोथ साइंस एंड प्रोफेशन। बिल्कुल गलत है। यहाँ पे उसने बात ही कर दी है किसकी? क्रिएटिविटी की, बात की है स्किल की, बात की है पर्सनलाइज्ड नॉलेज की। तो ये सब किसका हिस्सा है? ये सब आपका मैनेजमेंट एज एन आर्ट का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में आपके आउट ऑफ 20 कितने आए हैं। क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन सिचुएशन so demands। This highlights which of the following feature of the principle of management। ऑप्शन है आपका जनरल गाइडलाइंस है, उसके बाद है फ्लेक्सिबल, उसके बाद कंटिंजेंट एंड देन मेनली बिहेवियर। तो वो कह रहा है कैन बी मॉडिफाइड। देखिए आंसर आपको यहीं से मिलेगा, फीचर्स को पकड़ेंगे। मॉडिफाइड बाय द मैनेजर
व्हेन सिचुएशन सो डिमांड, कि मतलब अगर एक मैनेजर है, जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर लो। तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा ठीक लग रहा है? ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल, कि मैनेजर हो या मार्केटिंग या मैनेजमेंट कैसी है, वो कैसी है आपकी? फ्लेक्सिबल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग मुझे बताएंगे आउट ऑफ 20 आपके कमेंट सेक्शन में कितने आए हैं? एक। और इफ यू वांट मी टू टीच द सेम इन हिंदी, आई कैन डू दैट। या आपको और ऐसी फर्दर क्वेश्चंस चाहिए अकाउंट्स के भी, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एंड देन विल मेक द वीडियोस फॉर यू। इफ यू रियली लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी Dhama Academy. Thank you so much for your time and guidance. Thank you so much. Please take care. Let's meet in the next video.